नमस्कार, स्वागत है आपका मिशन एजुकेटर में। तो इसके पहले भारतीय संविधान के अंतर्गत हमने भाग 1, भाग 2 को देख लिया था, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक चर्चा की गई थी नागरिकता की। आज हम उसके आगे बात करेंगे भाग 3 की, जिसमें मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। तो चलिए देखते हैं मौलिक अधिकारों को और समझने का प्रयास करते हैं कि मौलिक अधिकार हैं क्या। मौलिक अधिकारों को देखने से पहले हम समझते हैं कि अधिकार क्या होते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं अधिकारों को। अधिकार कई प्रकार के अधिकार हो सकते हैं। पहला तो मौलिक अधिकार ही हो गया, मौलिक अधिकार। दूसरा संवैधानिक अधिकार। तीसरा हो गया विधिक अधिकार, कानूनी जिसे बोलते हैं, या सांविधिक। विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार जिसे सांविधिक अधिकार भी बोलते हैं, और चौथा अधिकार हो गया मानवाधिकार। तो अधिकार के अंतर्गत हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, विधिक, कानूनी या सांविधिक अधिकार और मानव अधिकार। तो मौलिक अधिकार को हम आगे बात करेंगे, उससे पहले बात करते हैं कि सांविधिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार क्या होता है, विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार या सांविधिक अधिकार क्या होता है, और मानव अधिकार क्या होता है। तो संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत जिसकी व्याख्या अर्थात जिन अधिकारों की व्याख्या संविधान के अंतर्गत की गई है उसे संवैधानिक अधिकार बोलेंगे, और जिस अधिकारों की व्याख्या संसद में प्रस्ताव पेश करके या कानून बनाकर जिन अधिकारों की बात की गई है उसे सांविधिक या कानूनी अधिकार कहते हैं। उसके बाद बात आती है कि मानवाधिकार। तो मानवाधिकार क्या है? वह अधिकार जो किसी व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं। मानव होने के नाते अर्थात उसके यह एक प्रकार से नैतिक मूल्यों पर आधारित अधिकार होते हैं, और यह व्यक्ति को गरिमामय या गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए अति आवश्यक होते हैं। मानवाधिकार, मानवाधिकार आयोग के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे संविधान के तथा संवैधानिक अधिकार अगर हम बात करें, जैसे कि संवैधानिक अधिकार में क्या आते हैं। इससे पहले मौलिक अधिकार के अंतर्गत 7 मौलिक अधिकार थे, अब 6 हैं। एक था संपत्ति का अधिकार, जिसे अब भाग 12 के अंतर्गत 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो 1978 में हुआ था, भाग 12 के अंतर्गत 300 के तहत रख दिया गया है, एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है, अर्थात संपत्ति का अधिकार अब एक संवैधानिक अधिकार हो गया है। वहीं विधिक, कानूनी या सांविधिक अधिकार की अगर हम बात करें तो आपने मातृत्व अवकाश की बात सुनी होगी, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को कुछ विशेष छूट दी जाती है, उनको कुछ विशेष सहायता दी जाती है। तो उनका जो अधिकार है वो सांविधिक अधिकार के माध्यम से है, अर्थात संसद कानून बनाकर उनको यह अधिकार दिया। क्योंकि मानवाधिकार को मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त है, और मानव होने के नाते आदमी या व्यक्ति कई प्रकार की मांग कर सकता है, लेकिन राज्य के पास संसाधन सीमित होने के कारण वह कुछ अधिकारों को ही आपको गारंटी के रूप में दे सकता है, जिनको हम मौलिक अधिकार के अंतर्गत देखेंगे। तो समझते हैं मौलिक अधिकार है। अगर हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो इसके अगर संवैधानिक पक्ष की बात करें, इसकी व्याख्या भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल 12 से 35 तक की गई है। भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत इसकी बात की गई है मौलिक अधिकारों की, और यह इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं।
भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं, इसका क्या अर्थ है? मैग्ना कार्टा दरअसल एक दस्तावेज था जिसमें कुछ अधिकारों की बात की गई थी, और यह प्रथम लिखित दस्तावेज है जिसके माध्यम से कुछ अधिकारों किसी जो कि सामंतों के मुख्यतः विरुद्ध जारी किया था, सामंतों के लिए जारी किया गया था, और उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे जो इसी दस्तावेज में शामिल थे। और इंग्लैंड की सरकार, उस समय जॉन वहाँ के प्रधानमंत्री थे या किंग थे, तो उन्होंने यह जारी किया था। उसके बाद अगर हम संवैधानिक की बात करें तो फ्रांस ने सर्वप्रथम अपने संविधान में व्यक्ति को मौलिक अधिकार देने की बात कही थी। तो फ्रांस ने सर्वप्रथम अपने संविधान के अंतर्गत व्यक्ति को मौलिक अधिकार देने की बात कही गई थी, जबकि उससे पहले मैग्ना कार्टा प्रथम लिखित दस्तावेज है जिसमें कुछ अधिकारों की बात की गई थी। और मौलिक अधिकार होते क्या है? मौलिक अधिकार सामान्यतः देखा जाता है कि यह वह अधिकार है जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक हो। भौतिक और नैतिक विकास क्या होता है? भौतिक विकास के अंतर्गत राजनैतिक, वित्तीय या आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार आ जाते हैं, जबकि नैतिक अधिकार के अंतर्गत धार्मिक अधिकार आते हैं। तो भौतिक और नैतिक अधिकार व्यक्ति के भौतिक और नैतिक के लिए जो जरूरी होते हैं वो अधिकार सामान्यतः मौलिक अधिकार कहे जाते हैं। और भौतिक अधिकार के अंतर्गत राजनीतिक अधिकार शामिल होगा, जो कि आर्थिक अधिकार शामिल होगा, सामाजिक अधिकार शामिल होगा, और नैतिक अधिकार के अंतर्गत धार्मिक अधिकार शामिल होगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 12 की। हम जानते हैं कि आर्टिकल 12 से 35 तक इसकी बात कही गई है मौलिक अधिकारों की, भाग 3 के अंतर्गत। तो आर्टिकल पहले 12 देखते हैं जिसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। जब हम राज्य की, ये हम आर्टिकल पहले भी बता चुके हैं आपको इसके पहले वाले लेक्चर में, नागरिकता वाले में। तो अनुच्छेद 12 को एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें राज्य की परिभाषा की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि राज्य किसको माना जाएगा, अर्थात राज्य के अंतर्गत कौन कौन से संस्था या कौन कौन से शामिल होंगे, जिसमें संसद और संघ की सरकार, अर्थात राज्य के अंतर्गत संसद शामिल होगा, संघ की सरकार शामिल होगी, राज्य विधानमंडल, वह राज्य की सरकार, राज्य विधानमंडल शामिल होगा, राज्य की सरकार शामिल होगी, और राज्य से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी संस्थान को इसके अंतर्गत, इसके दायरे में लाया गया है, वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले। और इसके अंतर्गत सामान्यतः देखा जाता है कि पंचायती व्यवस्था, नगर पालिका व्यवस्था, पंचायती व्यवस्था, नगर पालिका व्यवस्था को भी शामिल किया जाता है। ये हो गया अनुच्छेद 12। आगे बात करते हैं आर्टिकल 13 के बारे में। इसके कई भाग हैं, जिसके अंतर्गत इसके 4 भाग हैं मुख्यतः, जिसमें 3 ही आपको जानने हैं, एक तो हटा दिया गया है, तीसरा वाला। पहला अनुच्छेद 13 क्लॉज 1, जिसमें कहा गया है कि संविधान पूर्व, अर्थात जब संविधान बनकर तैयार हुआ 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ ये, उससे पूर्व ऐसी कोई भी विधियां, अर्थात जो भारत शासन अधिनियम 1935 में दी गई हो या उससे पहले कोई इंग्लिश या ब्रिटिश सरकार कानून बनाकर भारत के संविधान के अंतर्गत शामिल कर लिया गया हो, जिसे वो सभी विधियां, अर्थात संविधान पूर्व सभी विधियां
संविधान पूर्व विधियों की बात की गई है। संविधान पूर्व सभी विधियां उस सीमा तक या उस हद तक ये असंवैधानिक या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध होंगी जिस सीमा तक यह मौलिक अधिकारों की हनन करता हो। अर्थात मौलिक अधिकारों के जिसके अंतर्गत 12 से 35 तक की चर्चा की गई है, अगर उनका हनन करता है ये कानून, संविधान पूर्व ऐसा कोई विधि है या कानून है, तो वो उस सीमा तक उसे हटा देता है। यहाँ इसे पूर्णतः हटाने की बात नहीं कही गई है, जबकि अध्यारोपण का सिद्धांत इसे बोलते हैं। या ग्रहण में सब कुछ ढक जाता है ना, तो अध्यारोपण का सिद्धांत या ग्रहण का सिद्धांत भी इसे बोलते हैं। संविधान पूर्व विधि जो कि उस सीमा तक अवैध घोषित हो जाएगी, तो अध्यारोपण का सिद्धांत या ग्रहण का सिद्धांत क्या है? इसके अंतर्गत उस सीमा तक, अर्थात अगर जब तक वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है वो कानून, तो उस समय तक वह ढक दिया जाएगा, अर्थात अवैध घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अगर संसद कानून बनाकर ऐसा कोई प्रस्ताव पारित कर देती है कि यह जो कानून बना था संविधान पूर्व, यह पुनः संगत में आ जाता है, तो यह फिर हट जाएगा, अर्थात यह अध्यारोपित हो जाएगा उससे। इसलिए अध्यारोपण का सिद्धांत या ग्रहण का सिद्धांत भी इसे बोलते हैं। आर्टिकल 13 क्लॉज 2, उसमें संविधान पूर्व विधियों की बात की गई थी। इसमें संविधान पश्चात अर्थात जब संविधान बनकर तैयार हुआ और ये लागू हुआ, उसके पश्चात कोई ऐसा कानून जो संसद बनाई हो या जिसमें मौलिक अधिकारों के हनन की बात की गई हो, तो वह उस सीमा तक अवैध घोषित होगा। अर्थात संसद कोई कानून बनाकर मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। इसका अर्थ यह हुआ, इसमें एक शब्द है संसद विधि, ऐसी सभी विधियों को असंवैधानिक घोषित कर देगी जो संविधान पश्चात बने हैं और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। तो जब विधि की बात आती है, तो उस समय के संविधान जो प्रमुख थे या संवैधानिक व्यक्ति थे जिन्होंने यह बनाया था, उनके सामने यह प्रश्न खड़ा हुआ कि यह कैसे हो सकता है, विधि की व्याख्या क्या की जाए। अर्थात अगर विधि की हम साधारण व्याख्या देखें, इसका अर्थ यह हुआ कि विधि बना सकती है संसद, लेकिन वह विशेष बहुमत से। साधारण व्याख्या मतलब साधारण बहुमत से कोई संसद विधि ऐसा नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, लेकिन विशेष बहुमत से बना सकती है। इसके अंतर्गत कई केस हुए, जैसे कि शंकरी प्रसाद केस, सज्जन सिंह केस, शंकरी प्रसाद केस 1951 में हुआ था। इसमें कहा गया था कि संसद ऐसा कानून बना सकती है जो मौलिक अधिकारों को हटा सकता है, अर्थात संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इसमें यस कह दिया गया। उसके बाद सज्जन सिंह 1965 में न्यायालय ने फिर यही बात दोहराई, अर्थात संसद कानून बना के या मौलिक अधिकारों पे संशोधन कर सकती है। उसके बाद केस हुआ गोलकनाथ केस, (1967), जिसमें पहली बार नो की बात कही गई थी, अर्थात संसद को यह अधिकार नहीं है कि वह मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है या मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है। उसके बाद 24वां संविधान संशोधन, उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और उन्होंने 24वां संविधान संशोधन पारित करके, जो कि 1971 में हुआ था, यह संविधान में लिख दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। उसके बाद
एक जो केस हुआ था, सब प्रमुख केस है वो केशवानंद भारती केस। नाइनटीन 1973 में हुआ था केशवानंद भारती केस। और इसमें सर सबसे ज़्यादा अभी तक बेंच बैठी है जो कि किसी कानून के या केस पे अभी तक का सबसे उच्चतम बेंच इसी केशवानंद भारती केस में है, जिसके तहत कहा गया कि संसद तो 24वां संविधान संशोधन जो 1971 में पारित हुआ था, इंदिरा गांधी जी ने जिसे पारित करवाया था, उसमें कहा गया था कि मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है। इसमें भी वही बात दोहराई गई। केशवानंद भारती में कहा गया कि वो संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन उन्होंने एक लेकिन शब्द लगा दिया। लेकिन संविधान में अगर कोई मौलिक ढांचा या मूल ढांचा पाया जाता है, संविधान में अगर कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो उसमें संशोधन संसद नहीं कर सकती है। तो मूल ढांचा क्या होगा और कैसा होगा, यह न्यायालय ने अपने ऊपर छोड़ दिया। यह डिसाइड नहीं किया कि मूल ढांचा क्या होगा, और समय समय पर जो केस होते गए उसके माध्यम से न्यायालय ने निश्चय किया कि क्या मूल ढांचा होगा और क्या मूल ढांचा नहीं होगा। और दूसरी जो बात इसमें कही थी कि अगर संसद संवैधानिक संशोधन करती है मूल अधिकार में तो वह विशेष बहुमत से ही होगा। विशेष बहुमत का आशय है कि 2/3 बहुमत से। इसके अन्य प्रावधान है, लेकिन साधारण बहुमत से नहीं होगा। साधारण बहुमत का अर्थ है कि 50% + 1। अगर 50% किसी को वोट मिल जाते हैं, कोरम पूरा करने के बाद 1/10 सदस्य होने चाहिए कोरम में, कोरम पूरा करने के लिए। कोरम को पूरा करने के बाद अगर 50% उपस्थित सदस्य में और +1 मेंबर किसी के पक्ष में वोट कर देता है तो वो साधारण बहुमत माना जाता है कि हाँ, साधारण बहुमत से यह विधेयक पास हो गया। तो ये था कुछ केस और अनुच्छेद 13 इसी 24वां संविधान संशोधन जो हमने बताया, 24वां संविधान संशोधन 1971 में। इसी में आर्टिकल जोड़ा गया था 13 क्लॉज 4। 13 क्लॉज 4 इसी 24वें संविधान संशोधन 1971 में जो इंदिरा गांधी जी ने पारित करवाया था, 13 क्लॉज 4 जोड़ा गया था। और इसमें कहा गया था कि संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है, अर्थात मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है और संविधान के किसी भाग में भी संशोधन कर सकती है संसद को ही सर्वे सर्वा मान लिया गया। जिसके बाद ये केशवानंद केस आया और मूल ढांचा सर्वप्रथम दिया गया था। तो ये था अनुच्छेद 12 और 13। और यह थोड़ा मौलिक अधिकार जो है ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक होगा, तो इसको हम कई भागों में देखेंगे, जिसके 3 भाग हो सकते हैं, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर करिए। धन्यवाद।